नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सवेरा पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान लूसेंट 2025 न्यू एडिशन से जीव विज्ञान को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जो कि चैप्टर फर्स्ट की है और आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वीडियो आपको यूपीपीसीएस, आरओ, एएचसी, आरओ वनडे और जितने भी वनडे एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। हमारा चैप्टर सेकंड है कोशिका विज्ञान। तो जीव द्रव्य इसमें है। सबसे पहले जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजनयुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। नंबर 1 है कोशिका द्रव्य है। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। नंबर 2 है केंद्रक द्रव्य। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 है ऑक्सीजन जो 76% रहता है। नंबर 2 है कार्बन जो 10.5% रहता है। नंबर 3 है हाइड्रोजन जो 10% रहता है और नंबर 4 है नाइट्रोजन जो 2.5% रहता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल का होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। अब आते हैं कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब आते हैं कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। इन्होंने कार्क में कोशिकाओं की खोज की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। दोबारा पढ़ देती हूँ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। और यह शैवाल स्पेरोगिरा पहली जीवित कोशिका थी। तो कौन सी थी? ये थी शैवाल स्पेरोगिरा, जिसे ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलेसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। अब आते हैं आगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अब आते हैं कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। तो नंबर 1 है सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। नंबर 2 है सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। नंबर 3 है कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अब आते हैं कोशिका दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है प्रोकैरियोटिक और नंबर 2 होती है यूकैरियोटिक। अब सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पर, जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा एवं प्लूरो निमोनिया समजीव में मिलते हैं। इनका मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है।
आगे है अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होती है। जिमोनिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं आगे। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण है जो दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती हैं। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती हैं जिसे अपपंक परत कहते हैं। दोबारा पढ़ देती हूँ। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती हैं जिसे अपपंक परत कहते हैं। वह दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है। उसे संपुटिका मतलब कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचना भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपापित होने से बचाती है। अब आते हैं आगे। एक सेकंड। जीवद्रव्य झिल्ली का प्रकृति में अर्धपारगम्य होती है और इसके द्वारा कोशिका बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मीसोजोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। अब आते हैं आगे। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वे चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में एक सेकंड मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। ये प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में 50 स्वेड वर्गस से 30 स्वेड वर्गस की बनी होती हैं जो आपस में मिलकर 70 स्वेड वर्गस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, जैसे ग्लाइकोजिन कणिकाएं, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं। गैस राजधानी नील, हरे शैवाल, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। अब है एक नोट।
प्रोकैरियोट्स अलैंगिक होते हैं, बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्षैतिज जीव स्थानांतरण भी आम है। नंबर 2 पर है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। दोबारा पढ़ देती हूँ। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बने क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। तो आप इनको देख लेना, जैसे विशेषता अंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब कोशिका भित्ति में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति, और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्म इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम 70 स्वेड्स वर्ग प्रकार के होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक में 80 स्वेड्स वर्गस प्रकार के होते हैं। गोल्गी काय में अनुपस्थित होते हैं और इसमें यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ऐसे ही डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में यूकैरियोटिक में होता है। कशाभिका प्रोकैरियोटिक में एक तंतु का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। ऐसे ही सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकैरियोटिक में। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। अब आते हैं कोशिका के मुख्य भाग। एक सेकेंड। कोशिका के मुख्य भाग। नंबर 1 है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। नंबर 2 यह सेलुलोज का बना होता है। नंबर 3 यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लैकेन का बना होता है। नंबर 2 पर आते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। क्वेश्चन आता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब है एक नोट। लूसेंट के जितने भी नोट हैं किसी भी सब्जेक्ट में वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। नोट में है कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। अब आते हैं तारककाय। नंबर 3 है तारककाय। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है।
तारककाय के अंदर एक या दो कण एक जैसी, दोबारा पढ़ते हैं, तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अब आते हैं नंबर 4 पर, अंतद्रव्य जालिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में ही होते हैं। ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको फॉर्मेट आपका बना रहे इसलिए मैं आपको सारा ही पढ़ा रही हूँ, वरना मैं चाह रही थी कि मैं नोट्स से पढ़ा दूँ, पर मैंने सोचा कि पूरा ही आपके माइंड में बना रहे इसलिए मैं आपको पूरा ही पढ़ा रही हूँ। कभी आप सोचे कि न्यूज़ की तरह भूलने जा रही हूँ मैम, तो इसलिए मैं सारे ही पढ़ा रही हूँ। तो लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में ही होते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। नंबर 5 पर है राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पेलेड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्र कणिका एवं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 स्वेडवर्गस व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 स्वेडवर्गस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एस स्वेडवर्गस इकाई अवसाद गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अप्रोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। नोट है एक इम्पोर्टेंट नोट, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं एक सेकेंड नोट है, इसको दोबारा पढ़ देती हूँ मैं। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। नंबर 6 है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधारतली में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70 स्वेडवर्गस तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। अब फिर से एक नोट है, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। अब आते हैं गोल्जी कॉय।
एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा आप। अब आता है गोल्जी को। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी जो कि इटली के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। यह केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थ की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी को हम कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जिकाय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरे थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेपटन विधि द्वारा गोल्जी कोहे में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज एवं कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है बहुत बार, आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? उसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और लाइसोसोम, ये चारों ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है यही वाला जो मैं बताऊंगी अभी। अब है एक नोट, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब आते हैं नंबर 9 पर, लवक। लवक यानी कि प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, एवर्णी लवक और वर्णी लवक। नंबर 1 पर है हरित लवक। यह हरा रंग का होता है। हरे से ही पता चल रहा है कि हरे रंग का होगा। तो यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरिम होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। तो क्वेश्चन आता है पौधे प्रकाश संश्लेषण किसकी सहायता से करते हैं? तो ये पर्णहरिम, क्लोरोफाइल जिसे बोलते हैं, और भोजन भी बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिकाओं की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्वप्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, लोहा तथा तांबा तत्व पाए जाते हैं। इसमें तत्व पूछ लेता है पीसीएस में, तो ये तत्व याद रखना। कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाकर दे दिए जाते हैं, वहाँ पर आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। अब आगे है नोट, पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। हरा तो आपने पढ़ लिया, पीला क्यों होता है? तो ये कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। क्वेश्चन बन जाते हैं कभी यहाँ से। बाकी तो आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, खुद से भी रिवीजन करते जाइए। अब है बी, एवर्णी लवक। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में। यह भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाला लवक है, यानी इसमें मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह रहता है। अब आते हैं वर्णी लवक। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। अब ये है, इसमें छोटा सा एक नोट टाइप का लगा हुआ है। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण, टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन। कई बार क्वेश्चन आता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये इसी का यही कारण है जिसकी वजह से लाल रहते हैं। अब है नोट, वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्धक
है फाइकोसाइनिन। अब नंबर 10 पर आते हैं रसधानी। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिका में यह व बहुत छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरती है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 11 अब है केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। क्वेश्चन आ जा कभी कि क्रोमेटिन नाम किसने दिया, तो ये फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। अब है एक नोट। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत सूटन एवं बोवेरी ने दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछने लगे कि गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सूटन एवं बोवेरी ने दिया था। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसके आप एक बार ये मैपिंग से देख लीजिए। अब आते हैं क्षार। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 गुआनिन, नंबर 3 थाइमिन और नंबर 4 साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 1953 ईस्वी में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये क्वेश्चन बन जाएगी पीसीएस में। संरचना आपको पता है, पर नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये मिला था 1962 ईस्वी में। अब आते हैं नोट पर। फोटो 51 डीएनए की एक्सरे विवर्तन छवि है जिसे 1952 में किंग्स कॉलेज लंदन में रोजलिंड फ्रैंकलिन और रेमंड गोसलिंग द्वारा लिया गया था। इस चित्र का नाम फोटो 51 रखा गया क्योंकि फ्रैंकलिन द्वारा लिया गया 51वां विवर्तन फोटोग्राफ था। इसे वैज्ञानिकों को डीएनए की त्रिआयामी संरचना को समझने में मदद मिली। यह चित्र डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के द्विकुंडलित संरचना को प्रदर्शित करती है। अब आते हैं आगे।
डीएनए का कार्य है। यह सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नोट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। अब आते हैं आरएनए का निर्माण। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समझ श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। नंबर 2 है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। नोट है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। नंबर 3 है मैसेंजर आरएनए। यह केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। अब आते हैं डीएनए व आरएनए में मुख्य अंतर। नंबर 1 है डीएनए डीऑक्सीराइबो। इस डीएनए में एक सेकंड दोबारा पढ़ देती हूँ। डीएनए व आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। नंबर 3 डीएनए यह मुख्य केंद्रक में पाया जाता है। ये तो है डीएनए, और आरएनए में पढ़ते हैं अलग। इसमें राइबोज शर्करा होती है। आरएनए बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अब आते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। मैं अंतर दोनों के अलग अलग पढ़ूंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें लवक पाई जाती है। तारकाय अनुपस्थित रहता है। रिक्तिका बड़ी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। अब आते हैं जंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें लवक अनुपस्थित होता है। तारकाय उपस्थित रहता है। रिक्तिका छोटी होती है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। अब आते हैं कोशिका अंग और उनके खोजकर्ता। तो एक तरफ है कोशिकीय अंग, दूसरी तरफ है खोजकर्ता। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। क्लोरोप्लास्ट की क्या नाम है, स्टीचम्पर, जो भी आप पढ़ लेना अच्छे से। क्लोरोप्लास्ट। तारकाय बोवेरिन ने की। गोल्जिकाई की जॉर्ज गोल्जी ने। माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टमैन ने। स्फीरोसोम की पर्नर ने। क्रोमेटिन की फ्लेमिंग ने। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की। क्रोमोसोम की खोज हॉफमिस्टर ने की। अंत द्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने की। लाइसोसोम की खोज सीडी डुवे ने की और राइबोसोम की खोज पेलेड ने की। जीव द्रव्य की डुजार्डिन ने की और केंद्रक कला की हर्टविग ने की। अब आते हैं कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 असूत्री विभाजन, नंबर 2 है समसूत्री विभाजन और नंबर 3 है अर्धसूत्री विभाजन। अब आते हैं नंबर 1 है असूत्री विभाजन। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। नंबर 2 है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। नंबर 1 है अंतरावस्था, नंबर 2 है पूर्वावस्था,
नंबर 3 है मध्यावस्था, नंबर 4 है पश्चावस्था और नंबर 5 है अंत्यावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अब आते हैं नंबर 3 अर्धसूत्री विभाजन। फॉर्मर तथा मुरे ने 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। नंबर 1 है अर्धसूत्री प्रथम और नंबर 2 है अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम में गुणों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें नंबर 1 है प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम और नंबर 4 है टेलोफेज प्रथम। प्रोफेज प्रथम सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। दोबारा पढ़ती हूँ। प्रोफेज फर्स्ट यानी प्रोफेज प्रथम सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। नंबर 1 है लेप्टोनिन, नंबर 2 है जाइगोटिन, नंबर 3 है पैकिटिन, नंबर 4 है डिप्लोटिन और नंबर 5 है डाइकिनेसिस। तो नंबर 1 पर आते हैं लेप्टोटिन। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। इस अवस्था में गुणसूत्र धीरे धीरे संघनित हो जाते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही दिखाई देने लगते हैं। नंबर 2 है जाइगोटिन। समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्र के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। नंबर 3 है पैकिटिन। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बंट जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विधि में पैकिटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं चैप्टर आपके कंटिन्यू करवा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको छोड़ूँ। और आप प्लीज़ क्लास को पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके सारे क्वेश्चन इसी से ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि लूसेंट एक ऐसी बुक है जिससे वनडे एग्जाम के तो सारे ही क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाने हैं। बाकी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अब आते हैं नॉट क्रॉसिंग ओवर। हमेशा नॉट लिखा हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टेट क्रोमेटिड के बीच होता है। अब आते हैं नंबर 4 डिप्लोटिन। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काईएजाटमा कहते हैं। काईएजाटमा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काईएजाटमा का अंत्यकरण हो जाता है। अब आते हैं आगे। सेकंड नंबर 5 है डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस केंद्र कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। इसमें अर्धसूत्र विभाजन सेकंड समसूत्र विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्र विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। अब आते हैं समसूत्री एवं अर्धसूत्री
विभाजन में अंतर। तो हम पहले पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन।